उन्होंने 2 चुनाव लड़े और दोनों ही चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने कभी भी अपने विरोधियों के साथ न द्वेष भाव रखा और न ही ईर्ष्या भाव रखा। संसद में बार बार लगातार उनका अपमान किया गया, बावजूद इसके उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने एक लंबी वैचारिक और सैद्धांतिक लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी भी उन्होंने ना अपशब्दों का प्रयोग किया और ना ही वे कभी बल प्रयोग का हिस्सा बने। आप शुरुआती पंक्तियों से समझ गए होंगे मैं किस महान विभूति, किस महान शख्सियत की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। बाबा साहेब का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है और न ही किसी राजनीति का विषय है, लेकिन हमारे राजनेता और हमारी राजनीति कभी किसी को नहीं बख्शते। यूं तो बाबा साहेब के नाम पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन यदि आप बाबा साहेब के नाम पर किसी भी तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप शालीनता की सुरक्षित सीमाओं के भीतर रहकर वह प्रदर्शन करेंगे, ताकि संविधान के तहत आप देश के सर्वोच्च जनप्रतिनिधियों के मंच, जिसे हम संसद कहते हैं, उसकी मर्यादा को अक्षुण्ण रख सकें। विगत आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है साथियों, ये विगत 2-3 दिन से जो घटनाक्रम जो चल रहा है, जो कि हमारे आपने सुना होगा अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक हेडलाइन बनी थी कि संसद में धक्का मुक्की। मतलब ये सीधे तौर पर संसद की मर्यादा को तार तार करने का काम किया गया है और इसके साथ ही हमारे भारतीय लोकतंत्र के चरित्र को, उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास है। इस तरह की हरकतें, कोई कह रहा है कि मुझे गिरा दिया, कोई कह रहा है कि मेरे सिर में चोट लग गई, उसके बाद आप एफआईआर करने थाने पहुंचे हुए हो, कोई कह रहा है इस पार्टी के ऊपर एफआईआर करो, कोई कह रहा है इस पार्टी के ऊपर एफआईआर करो। एक दूसरे के ऊपर पार्टियां अलग सलग अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनको देश के लाखों लोगों के द्वारा वोट किया गया है, जिनको कि इसलिए संसद में भेजा गया है कि वह हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को संसद में रखेंगे, और उनके कारनामे इस तरह के हो रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर एफआईआर करो। वे एफआईआर की राजनीति वहां पर जाकर कर रहे हैं, जिस संसद को देश के विचारों और दलीलों का मंच कहा जाता है, आज वह क्या मंच हो गया, वह अखाड़ों का मंच बनकर के रह गया। सांसदों को मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए और स्वयं के ऊपर धिक्कार होना चाहिए कि वह किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वह अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एफआईआर की राजनीति, इस पर मुझे लगता है कि एक देश के गणमान्य माननीय सांसदों को सोचना चाहिए कि आप किस तरह की हरकतें वहां पर कर रहे हैं, किस चीज के लिए आपको वहां पर भेजा गया है और आप क्या हरकतें आप वहां पर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा कष्ट हुआ इन सारी हरकतों को देख करके, इस सारे घटनाक्रम को सुन करके। उन सारी बातों को लेकर के आज का ये वीडियो बनाया गया है साथियों, और इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य न केवल उस बात को आपके सम्मुख रखना है, क्योंकि बात तो आप सभी लोगों के सम्मुख आ ही गई होगी, उस बात को थोड़ा बहुत आगे से आप समझ भी गए होंगे, लेकिन जो मुख्य विषय है वह यह है कि जो आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, जो भ्रम लगातार फैलाए जा रहे हैं, क्या वह असलियत में है या फिर केवल झूठ फैलाया जा रहा है। क्योंकि काफी समय से देखा जा रहा है कि कोई भी क्लिप पकड़ो, उठा के कहीं पर भी डाल दो और उसके बाद लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। और ये हमारी भी बहुत बड़ी गलती है कि हम किसी भी चीज पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। हम उसकी जड़ में, हम उसकी गहराई में जाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि हम देखते हैं ठीक है, सोचते अच्छा फेसबुक में आया, ठीक है, हमने मान लिया कि ठीक है। बिल्कुल गलती, हमारी भी गलती है और इसी कारण राजनेता हमारी इसी गलती का फायदा उठाते हैं और हमें बेवकूफ बना लेते हैं। तो पूरे घटनाक्रम को आप सभी के सम्मुख रख रहा हूं और इस घटनाक्रम को न केवल आप सुने और समझें, अभी तो अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ साझा भी करें, क्योंकि बहुत सारी जो सारी बातों को जब मैंने देखा तो उस पर एक गहन पड़ताल करके, गहन अध्ययन करके आज का वीडियो बनाया गया। उन सारी बातों को करके जो आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं कि आखिर वह सच में है भी या नहीं, तो इन सारी बातों को लेकर के आज का वीडियो बनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे जरूर सुने। तो बात कहां पर से शुरू हुई, संसद का शीतकालीन सत्र, राज्यसभा में किस विषय पर चर्चा चल रही थी, संविधान के 75 वर्षों का गौरवशाली सफर। अमित शाह जी ने अपना उद्बोधन दिया और ठीक है, सारी चीजें हुई और उसी शाम से इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा एक रील वायरल की जाने लगी और उनके द्वारा एक बात कही जाने लगी कि उनके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया। तो जब हमारे पास भी ये चीजें आई तो मैंने भी ये रील देखी, तो छोटा सा एक रील था, उस पर जो वीडियो जो चल रहा था उस पर अमित शाह कहते हुए देखे जा रहे हैं कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। इतनी रील काटी और उसके बाद इसे वायरल कर दिया गया, यह कह करके कि इन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया है। तो देखा तो लगा कि हाँ यार, अपमान तो किया है, लेकिन उसके बाद अब सीधी सी बात है कि जब इतना भ्रम फैलाया जा रहा है, इतना झूठ फैलाया जा रहा है, तो किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो हम भी उसकी तह तक गए कि आखिर इस वीडियो का पूरा सच क्या है। लेकिन जब पूरा वीडियो देखा तो वह मामला, जो मामला फैलाया जा रहा है, उससे पूरी तरीके से अलग था।
वो पूरा वीडियो अमित शाह जी उसमें कुछ और कह रहे हैं, फैलाए कुछ और बात को जा रहा है, वो उस अपने पूरे वीडियो में ये कहते हुए दिख रहे हैं। उसका निचोड़ मैं आपको बताऊं कि जितना नाम अगर आप उनका लेते हो, अगर आप उनके विचारों को आप आत्मसात करोगे, आप उनके विचारों को अगर अपने अंतस में भरोगे, तो शायद इससे कुछ और ज्यादा भला हो सके, इससे देश का कुछ और भला हो सकता है। क्योंकि साथियों इस बात को भी आप समझिएगा कि विगत 10 वर्षों में बाबा साहेब के विचार और विरासत को कब्जाने का एक प्रयास हो चला है। उसका एक लगातार इसके लिए संघर्ष किया जा रहा है कि कैसे बाबा साहेब के विचार और विरासत पर कब्जा कर लिया जाए। इस बात को भी आगे रखेंगे। तो ठीक है, जो पूरा वीडियो देखा उसके अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मकर द्वार पर इंडिया गठबंधन के सारे लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने लग गए। अपनी तख्तियां लेकर के, जो भी बाबा साहेब की फोटो लेकर के उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसके अगले दिन क्या हुआ, गुरुवार को, बृहस्पतिवार को, उस पर एनडीए गठबंधन के सांसद हैं उन लोगों ने भी मकर द्वार पर अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। एक वर्ड आपने 2 बार लगातार सुना होगा, मकर द्वार। जब मैंने भी सुना था तो मैंने भी सोचा मकर द्वार क्या है। आप सभी जानते हैं कि जो नई संसद भवन जो हमारा बना हुआ है, जो नया संसद बनी है, उस पर ये उसका एक द्वार है। इस तरीके से समझिए, मकर द्वार वहां का एक द्वार है। वहां पर 6 द्वार बनाए गए हैं और वहां पर हमारी भारतीय जो पौराणिक कथाएं हैं और हमारी संस्कृति से संबंधित जो जानवर हैं उनकी मूर्तियां स्थापित की गई है। मकर के अलावा जैसे कि आप अश्व हो गया, शार्दूल हो गया, हंस हो गया, ऐसे 6 मूर्तियां स्थापित की गई। तो ऐसा मकर द्वार है। ऐसी 5 द्वार और है, एक द्वार उसमें से है मकर द्वार। तो यहां पर पहले इंडिया गठबंधन के लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद अगले दिन एनडीए गठबंधन के लोगों ने वहां पर अपना प्रदर्शन किया। और इंडिया गठबंधन के सांसद कहां अपना प्रदर्शन कर रहे थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सम्मुख। तो क्या हुआ, जितना मैंने अखबारों से देखा, क्योंकि अभी तक उसका कोई जो लाइव फुटेज है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया और नहीं अभी तक वीडियो आया, और आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ऐसा नहीं है कि किसने धक्का मुक्की करी, उसकी असलियत क्या है, सारी चीजें छुप जाएंगी, क्योंकि संसद में हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। और देश की जो इतना बड़ा जो देश के विचारों को रखने का जो मंच है, जो प्रतिष्ठित जो संसद है, वहां पर कैमरे न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी तक वीडियो नहीं आया, बहुत जल्दी आ जाएगा और सच्चाई का पर्दाफाश हो भी जाएगा। तो जो अखबारों के माध्यम से हमने देखा, जितनी पड़ताल हमने करी, जितना अध्ययन मैंने किया, तो उसमें कहा गया कि इंडिया गठबंधन के सांसद, जो एनडीए गठबंधन के लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर बीच में एंटर हुए और उनको सुरक्षा बलों के द्वारा रोका भी गया कि आप अपना प्रदर्शन आप इधर कर सकते हैं उनसे इधर। लेकिन नहीं, अब जो भी हुआ होगा, बीच में घुसे या क्या हुआ, तो वीडियो आने के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद जो कुछ हुआ, कोई कह रहा है मेरा सिर फोड़ दिया, कोई कह रहा है मेरे हाथ में चोट लग गई, कोई कह रहा है मैं गिर गया, कोई कह रहा है महिलाओं से बदतमीजी हुई। उसके बाद एफआईआर कराने इधर उधर पहुंचे। सबसे पहली बात तो क्या मतलब कि देश के सांसद ऐसी हरकतें कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोई कह रहा है राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मुझे गिरा दिया, 2 सांसदों को चोट आई है, प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी वह अस्पताल में एडमिट है, वो कह रहे हैं कि मुझे आगे से धक्का लगा, कोई कह रहा है पीछे से धक्का लगा, कोई इधर के आरोप लगा रहा है, कोई उधर के आरोप लगा रहा है। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा। उसके बाद क्या हुआ, जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने शुरू हुए। अगर आप आजकल के विगत 2-3 दिन का अगर आप अखबार पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कोई पार्टी किसी का पुतला फूंक रही है, जो जिसको समर्थित करती है, जो जिसका समर्थन करती है वो उसका पुतला फूंक रहा है, कोई दूसरे का पुतला फूंक रहा है, कोई कह रहा है कि ये मुर्दाबाद, कोई कह रहा है वो मुर्दाबाद। तो लेकिन असलियत का पता चलेगी कि जब उसका लाइव फुटेज आएगा कि आखिर में असलियत में धक्का मुक्की करी किसने। लेकिन बाबा साहेब के नाम पर जो राजनीति की जा रही है वो बहुत ज्यादा ओछी राजनीति की जा रही है। अगर वह व्यक्ति आज जीवित होते तो वह देखते कि इन लोगों के लिए मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है। आज जो संसद, जो कि मतलब विचारों का मंच कहा जाता है, जो कि दलीलों का मंच, जहां पर जिन लोगों को लोग चुन के इसलिए भेजते हैं कि वो हमारे मुद्दों को उठाएंगे, आज वो आपस में अखाड़ा बनाए बैठे हैं उसे। वो कह रहे, कोई कह रहा मेरे ऊपर है, कोई कह रहा इसके ऊपर एफआईआर करो, कोई उसके ऊपर एफआईआर करो। तो हम किस तरफ राजनीति को, हमारे सांसद किस तरफ राजनीति को लेकर के जा रहे हैं, इसको सोचना होगा। और उसके बाद साथियों, ये तो रहा घटनाक्रम की क्या चीजें वहां पर चल रही हैं। उसके बाद आरोप प्रत्यारोपों की यहां पर चर्चा करते हैं कि किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और असलियत में वे सच है कि नहीं है। एक बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही थी कि विगत 10 वर्षों से बाबा साहेब के विचार और विरासत को कब्जाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये किस लिए किया जा रहा है, राजनीतिक बढ़त के लिए और अपना वोट बैंक स्थापित करने के लिए। किसी एक पार्टी के द्वारा नहीं, सारी पार्टियों के द्वारा। वे चाहते हैं कि दलित वर्ग उनके साथ है, क्योंकि दलित वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और सच्चाई है कि जिस तरफ दलित वर्ग जाता है उस तरफ जीत है। अगर आप बीते 5 चुनावों को देखेंगे, 5 चुनावों का इतिहास उड़ा करके देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जिस तरफ दलित वर्ग ने सपोर्ट किया है वे पार्टी चुनाव जीती है। और जिस विचार और विरासत को वो लोग कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन अगर वे ध्यान दें कि बाबा साहेब ने कभी भी किसी एक विचार के पीछे अपना जीवन नहीं समर्पित किया। वे तो अगर आप उनके विचारों को पढ़ेंगे, तो अगर आप उनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत ज्यादा कठिनाई का काम है। कितनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और आप केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए आप उनके ऊपर राजनीति कर रहे हो, बहुत ज्यादा गलत बात है।
उसके बाद अगर आप इस तरह अगर इसको एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि राजनीति में किस तरह से चीजें की जा रही है, किस तरह रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि किसी एक के द्वारा, सभी लोग सभी उसमें सम्मिलित है। कोई विशेष पार्टी का मैं नाम नहीं, और नहीं मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं। हो सकता है हर आदमी किसी न किसी पार्टी का समर्थन करता है, मैं भी किसी व्यक्तिगत पार्टी का समर्थन कर सकता हूं, लेकिन अभी जिस विषय को रखने के लिए मैंने वीडियो बनाया है तो मैं चाहता हूं कि आपके समझ में सारी बातें आए। 2014 के चुनाव से हम इस बात को ले लेते हैं, जब मोदी जी का चुनाव, बीजेपी जब सत्ता में आई, उससे पहले तो जब मोदी जी का चुनाव हुआ उस समय जितना मैंने पढ़ा, मैं सारी बात आपको बता रहा हूं, जितना मैंने अध्ययन किया उन सारी बातों को रख रहा हूं आपके सम्मुख। तो अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, दलितों का एक ऐसा दलित समीकरण ऐसे बिठाए कि उन्होंने एक ऐसा दलित समीकरण बिठाया कि सियासी नक्शे को ही बदल दिया। उन्होंने उन दलितों पर फोकस किया जो कि अभी भी छुआछूत के शिकार थे, अभी भी भेदभाव के शिकार थे। साथियों, इस बात को अगर आप गौर से सुने तो आप देखेंगे कि अभी भी शिकार थे छुआछूत के और भेदभाव के। इसका मतलब पिछली सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। हमारे देश के स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी अगर देश के लोग छुआछूत या फिर भेदभाव के शिकार हैं तो पूरी तरीके से इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कि आप किस तरह की योजनाएं बना रहे हैं, कि अभी भी हमारे लोग इस तरह का दंश झेल रहे हैं। तो उन्होंने उन लोगों को एक साथ किया, जो कि उन्होंने उन लोगों पर फोकस किया जो अभी भी भेदभाव छुआछूत के शिकार थे। उन्होंने उन लोगों को एक किया और एक बहुत बड़ा वर्ग उन्होंने बनाया उसमें, और उनकी मदद, उसमें उनका और योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी है। उन्होंने एक नारा दिया, एक मंदिर एक कुआं एक शमशान। आप सीधी सी बात है, एक मंदिर एक कुआं एक शमशान, ये लोगों को एकजुट करने का नारा है, भेदभाव और छुआछूत से दूर जाने का एक नारा है कि सभी लोगों को हमने आपस में एक होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप उस वर्ग के लिए कुछ काम करेंगे जिसको कि समाज पूछ नहीं रहा, जिसको कि समाज अपने साथ खड़ा रहने को, जिसको कि समाज अपने साथ खड़ा नहीं रखना चाहता, तो सीधी सी बात है वो आपके साथ आएंगे। और ऐसा हुआ भी, जबरदस्त समर्थन दलित वर्ग का वहां पर बीजेपी के पास गया और रिजल्ट आप सभी को पता ही है, बहुमत की सरकार बनी, जबरदस्त संख्या से बीजेपी ने चुनाव जीता भी। उसका ठीक है, सारी चीजें चलती रही। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं, उसके बाद भी और चुनाव के बीच में उन्होंने क्या किया कि जो लोग ये जिन लोग जो भेदभाव के शिकार थे, छुआछूत के शिकार थे, उन्होंने उन वंचित वर्ग के लोक देवताओं का उन्होंने सम्मान किया, उनके नेताओं का उन्होंने सम्मान किया, उनके लिए कार्यक्रमों का उन्होंने आयोजन किया, उनके लिए मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया। ये सारी चीजें उन्होंने करी। ऐसे कैसे जुड़ गए नहीं तो लोग उनके साथ। उसके बाद जब वो जीते तो उन्होंने संविधान दिवस पहले होता था, नहीं होता था, संविधान दिवस मनाया गया, पंच तीर्थों का निर्माण, जिससे कि बाबा साहब के और करीब आ गए, दलित वर्ग के और करीब आ गए। सीधी सी बात, अगर उनके लिए करेंगे तो उनके साथ जुड़ेंगे भी। और ऐसा ये केवल बीजेपी ने नहीं, अभी 2024 का अगर हम चुनाव पिछले हुए थे, जहां पर कांग्रेस ने क्या, इंडिया गठबंधन ने क्या बातें वो चीजें कही थी कि अगर जो बीजेपी ने क्या नारा दिया था, इंडिया गठबंधन ने, बीजेपी ने, कि अब की बार 400 पार। उन्होंने क्या बात फैलाई, अगर ये 400 पार होते हैं तो इस संविधान को बदल देंगे, ये बाबा साहेब के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया है उसको ये लोग बदल देंगे। तो इसका इफेक्ट पड़ा, बीजेपी इसका तोड़ नहीं ढूंढ पाई, तो दलित वर्ग उधर को ज्यादा शिफ्ट हुआ, जिस कारण उनकी सीट ज्यादा आई, उनके जो दलित वर्ग की सीट थी उस तरफ ज्यादा आई। तो ये कोई नई बात नहीं है, सभी लोग राजनीति करते हैं, राजनीति हर विषय पर की जाती है, हर चीज पर राजनीति की जाती है। और जो बात और एक भ्रम राजनेताओं के द्वारा और फैलाया जाता है कि बाबा साहेब के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनेताओं के द्वारा एक गलत भ्रम फैलाया गया है। हाँ बिल्कुल, उसका बहुत बड़ा योगदान एक उनका है। अगर आप 25 नवंबर 1949 का उनका एक ऐतिहासिक भाषण है जिसमें वे कहते हैं कि जो लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान का निर्माण कर दिया, नहीं, ये लोग बिल्कुल गलत कहते हैं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, बल्कि इसमें मेरे साथ जो सबसे ज्यादा योगदान दिया, बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया, और सबसे ज्यादा योगदान दिया है वह है बेनेगल नरसिंह राव। वो कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। केवल वही लोग नहीं, उसमें और लोग भी वो थे, और लोग भी सम्मिलित थे। राजनेताओं के द्वारा गलत भ्रम में फैलाया गया। कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे? सबसे पहले तो कह देते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वो कौन थे? वे क्या थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बेनेगल नरसिंह राव कौन थे? संविधान सभा के ये क्या कहा मैंने अभी भूल गया, जो मैं अभी इसको याद करते हैं। उसके बाद ही सरोजनी नायडू, वे प्रथम उसकी महिला सदस्य थी। उसके बाद कृष्ण स्वामी अय्यर, वे कौन थे? वे उसके संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इन सारे लोगों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया। राजनेताओं के द्वारा बहुत सारी बातें लोगों को बरगलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनके द्वारा की सारी बातें फैलाई गई है। और सारी चीजें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इस्तीफे वाली बात, एक और बात कि उन्होंने इस्तीफा किस लिए दिया। इस्तीफे के कारणों को जब मैंने जानने का प्रयास किया तो बहुत सारे कारणों को लेकर के उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। और यहां पर मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि कांग्रेस जिम्मेदार है। और ये बात मैं नहीं कह रहा कि मैं ऐसा कह दे रहा हूं, ये सारी बातें अंबेडकर जी के द्वारा जो उनके दस्तावेज तो गायब कर दिए गए। दस्तावेज क्यों गायब हो गए? जिस सरकार जिसकी है उसके सरकार में अगर दस्तावेज गायब हो जाए तो किसको जिम्मेदार कहा जाएगा? सरकार को जिम्मेदार कहा जाएगा। अंबेडकर टुडे नाम से पत्रिका आती है,
उसमें बहुत सारी इन चीज़ों का उल्लेख किया गया। तो उसमें किन बातों का उल्लेख किया गया? सबसे पहले तो बाबा साहेब नेहरू की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। दूसरी बात क्या थी? वे विदेश नीतियों से भी संतुष्ट नहीं थे, जिसमें कि कश्मीर मुद्दा था, पूर्वी पाकिस्तान मुद्दा था, वे इससे भी संतुष्ट नहीं थे। और तीसरी बात थी, वह कांग्रेस सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, वे उससे भी संतुष्ट नहीं थे। हिंदू कोड बिल पर वे सहमत नहीं थे। उनके द्वारा वह खुद उन्होंने कहा था कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि इन्होंने मुझे कानून मंत्री कैसे बनाया, जबकि हम तो परस्पर विरोधी रहे हैं। ये उनके शब्द, उनके दस्तावेजों को तो गायब कर दिया गया है, लेकिन जितनी चीजें मैं सर्च कर पाया, जितनी चीजें मैंने ढूंढी, तो उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा था कि ये योजना का मुझे सदस्य बनाएंगे, ये योजना विभाग मुझे देंगे, लेकिन नहीं दिया गया। वे अपेक्षा करते थे, क्योंकि वे अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे, वे विधि के विद्यार्थी थे, वे चाहते थे कि उन्हें वित्त संबंधित काम दिए जाए। उन्हें वहां से भी उन्होंने उनको सपोर्ट उनको नहीं किया, वहां भी उन्हें सम्मिलित नहीं किया। वे कहते थे कि लोगों को 2-2, 3-3 विभाग काम करने के लिए दिए जाते हैं और हमें कभी भी उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। जो समितियां होती हैं, जो वैदेशिक मामलों की समितियां होती हैं, रक्षा मंत्रालय की जो समितियां होती हैं, रक्षा समितियां होती हैं, उसमें लोग कभी हमें सम्मिलित नहीं करते। एक बात और वे कहते थे कि मैं इस बात को कभी नहीं समझ पाया कि ये लोग विभाग बांटते किस तरीके से, 2-2, 3-3 विभाग जो बांट देते हैं, क्या इनकी कोई पर्सनल महत्वाकांक्षा होती है? क्या आपसी लोगों को वो दे देते हैं? क्या इनका कोई इसमें लालच है? या फिर ऐसी बहुत सारी बातें वे समझ नहीं पाए कि ये लोग बंटवारा किस तरीके से करते। तो उनके हमेशा से उनके साथ मतभेद रहे थे। ये सारी चीजें जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इन सारे भ्रमों को, क्योंकि मैं भी सोचता था कि यार आखिर इतनी जो झूठ फैलाए जा रहे हैं, आखिर इनकी सच बात है क्या? तो इन सारी बातों को लेकर के वीडियो बनाया गया। उसके बाद और सारी चीजें, और पार्टीज की भी अगर बात करें तो वह कहते थे कि नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया। अब सीधी सी बात है, समझना चाहिए साथियों, कोई भी बात हम लोग भावनात्मक होकर हमने किसी भी चीज को नहीं सोचना चाहिए। दिमाग से भी हमने बहुत चीजों को सोचना होगा। भावनात्मक रूप से हम कई चीजों के जवाब हमें भावनात्मक रूप से मिलते हैं, लेकिन कई चीजों पर हमने दिमाग तार्किक रूप से भी हमने सोचना होगा। उन्होंने ठीक है इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया जबकि नेहरू नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया, तो पार्टी उन्होंने अपना कैंडिडेट तो खड़े करेगी ही। अब लोकतंत्र में चुनाव लड़ने, चुनाव के लिए कैंडिडेट खड़ा करने की आजादी है। जनसंघ ने भी खड़ा किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बहुत अच्छी चीज करी। उस समय जनसंघ हुआ करता था। हो सकता है मैं किसी भी पार्टी का समर्थक हूं, हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी का समर्थक है। जनसंघ ने भी उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किया था, लेकिन प्रत्याशी खड़ा करना कैसे गलत हो गया? बहुत सारे लोग इस बात पर भी बहस करते हैं। प्रत्याशी खड़ा करना कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। प्रत्याशी चुनना तो जनता ने है ना, तो जनता गलत है इसलिए तो, अगर वे हार रहे हैं चुनाव तो जनता गलत है। तो इन सारी बातों को मुझे लगता है कि हम लोगों ने सोचना होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक बहुत महान शख्सियत है, उनके नाम पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मेरे तो मैं उनको आदर्श मानता हूं। मुझे उनकी एक लाइन बहुत ज्यादा पसंद है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसके बाद और सारे और जो बहुत सारे आरोप अभी और भी इसमें चर्चा करेंगे, जो हमने नहीं लगा, जो किसी पार्टी ने नहीं लगा, जो लोगों के द्वारा पार्टीज पर लगाए गए, जो दलित वर्ग के द्वारा पार्टियों को कहा गया, उनके द्वारा कहा गया। दलित वर्ग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जब उनकी सरकार थी, संसद में उनका चित्र नहीं लगाया। सच में नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि इन्होंने उनको भारत रत्न नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अपने लोगों को तो दिया, अपने प्रधानमंत्रियों को दिया, राजीव जी को दिया, इंदिरा जी को दिया, नेहरू जी को दिया, सबको उन्होंने दिया, लेकिन उनको नहीं दिया। सिर्फ गलती थी उनकी। दलित वर्ग ने उनसे अनुरोध किया था कि मराठवाड़ा जो विश्वविद्यालय है उसका नामकरण अंबेडकर साहब के नाम पर किया जाए, उन्होंने नहीं किया। तो सीधी सी बात है, नाराजगी होगी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ठेकेदार पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो बहुत कहते हैं कि हम लोग इनके सबसे बड़े हितैषी हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाँ लखनऊ और नोएडा में उनके लिए स्मारक बनाए, भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक बनाए, लेकिन उसके बाद उनका अपमान करने का काम भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये तो केवल पत्थर की मूर्ति है। उनके एक बड़े नेता ने तो उनको एक भूमाफिया का भी खिताब दिया। उन्होंने कहा कि तो बड़े भूमाफिया हैं। ऐसे ये समाजवादी पार्टी के नेता ने उन्होंने इतना सम्मान करने का काम बाबा साहेब का काम किया। अब सोचिए ना कि उनको भूमाफिया तक कहने का काम उन्होंने किया, और ये लोग आज कह रहे कि अपमान कर दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी, ये सारे आरोप दलित वर्ग के लोगों के द्वारा उनके ऊपर लगाए गए हैं, क्योंकि मैं नहीं लगा रहा हूं उनके ऊपर, या कोई और पार्टी नहीं लगा रही है उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि जब चुनाव थे तो उन्होंने तस्वीरों के साथ वोट तो मांगे, लेकिन उन्होंने उनके विचारों को कभी अपने आत्मसात नहीं किया। दलित वर्ग के लोगों के द्वारा कहा गया कि इन्होंने वोट तो हमसे ये करके मांगे कि हम लोग आपके लिए जो दिल्ली राज्य अनुसूचित जाति आयोग का निर्माण करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए दिल्ली राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे, लेकिन उसको भी केवल 2 साल किया और उसके बाद उन्होंने इसे बंद कर दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार की मैं बात कर रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के जो कि कहते हैं कि हम ही सबसे बड़े हितैषी हैं, उनकी भी बात आप सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर अवार्ड घोषणा करेंगे, लेकिन वह भी उन्होंने 10 साल के भीतर वो भी कुछ नहीं हुआ। 3 नेताओं ने यह कहकर के पार्टी छोड़ी कि यह पार्टी दलित विरोधी है। तो किसने किया अपमान?
मुझे लगता है कि सारी बातें हम सभी लोगों ने सोचनी होंगी और जो भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर किए थे उसका हम सबने जड़ उसकी जाननी होगी कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है, क्योंकि जनता को केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। आज मैं देख रहा हूं सारे लोग, कोई किसी का पुतला भोग रहा है, कोई किसी का पुतला भोग रहा है। उन्हें पता है कि जनता बेवकूफ है, ये समझेगी नहीं। हम लोग सच में असलियत में हम लोग नहीं देखते कि चीजें क्या है, हम लोग केवल छोटी सी क्लिप देखते हैं, उसका उस पर यकीन करते हैं, हम आपस में लड़ते हैं। एक बात की जाती है कि नेता तो आपस में एक है, लड़ता कौन है? नीचे हम लोग लड़ते हैं। हम लोगों ने अपनी अंतःशक्ति को विकसित करना होगा। हम लोगों ने इनके झूठे बहकाओं पर, इनके प्रोपेगेंडा पर नहीं आना होगा। यहां पर हो सकता है कि उनके ये कथन का की अपमान नहीं किया, इसका मैं ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन सारी बातों को भी मैंने आपके सम्मुख रखा है कि क्यों उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया, क्यों उनके द्वारा और पार्टी के द्वारा कितना उनका दलित वर्गों का सम्मान किया गया और किस पार्टी के द्वारा सम्मान किया गया। मैंने ये भी कहा कि आप बहुत सारे लोग ये भी समझ सकते हैं कि इसमें मैं अमित शाह जी की बात को ज्यादा वो कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात को ज्यादा वो कर रहा हूं, ज्यादा तरजीह दे रहा हूं। लेकिन उन्होंने भी, जनसंघ ने भी उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था, जो ये कहते हैं कि ये सारी चीजें की गई। एक और आरोप लगता है कि नेहरू ने माउंटबेटन को एक पत्र लिखा कि इनके पार्टी छोड़ देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन वर्तमान में जो चीज है कि जो हमारी राजनीति आज चल पड़ी है, हमारे देश के माननीय सांसद जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं संसद में, ये बहुत ज्यादा अशोभनीय है। हमारे संसद की मर्यादा को तार तार करने का ये लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र के चरित्र को ये लोग धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा संविधान सर्वोपरि, हमारे देश की जो संसद है, हमारे देश की संसद ये विचारों और दलीलों का मंच है, इसलिए कि इसे अखाड़ा ना बनाया जाए। और जो लोग भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं इन सारी चीजों को, उन लोगों को आगे आना चाहिए। ये एफआईआर की राजनीति से हम लोगों ने बचना चाहिए। हमारे देश के सांसदों ने यह बात सोचनी चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और इन सारी बातों को लेकर के आज का वीडियो बनाया गया, तो मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि नेताओं के बहकावे में ना आए, अपनी शिक्षा को आप लोग अधिक से अधिक बढ़ाएं, शिक्षित हों। एक शिक्षित व्यक्ति ही एक अच्छे लोकतंत्र को जन्म देता है। एक मरा हुआ नागरिक अच्छे लोकतंत्र को जन्म नहीं देता। ये लोग हमें झूठ बोलते रहते हैं, ये लोग हमें किसी भी बात पर बरगलाते हैं और हम है कि इनकी बातों पर बरगल जाते हैं, हम इनकी बातों को सच मान लेते हैं। छोटी सी वीडियो क्लिप को चलाया और हम लोगों ने उसे मान लिया और आपस में हमने लड़ाई करी। तो इन सारी बातों को रखते हुए आज का वीडियो बनाया गया। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि सारी बातों को आप न केवल सुने बल्कि अपने साथियों तक भी इसे साझा करें, ताकि किसी को भी बरगलाया न जा सके, किसी के द्वारा भी, किसी पार्टी के द्वारा भी किसी भी व्यक्ति को बरगलाया न जाए। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।